सेनेटर वकार नून लीग में ही क्यों गए, वापस पीपल्स पार्टी में क्यों ना आए, इस पर आपसे बात करेंगे। कुछ खोज लगाया है हमने। पीटीआई के पास बल्ले का निशान यूं समझे खत नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, उस फैसले में क्या है और निशान क्यों नहीं रहा, ये आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आज आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी बताएंगे। पहले जरा पीटीआई की बात कर लेते हैं नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर रखा था, जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क लगाकर कि क्या ये निशान छीन लिया गया है। आज जो फैसला आया उसका जो इम्पैक्ट है वो यही है कि निशान छीन लिया गया। फैसले में ये कहा गया है, मैं आपको फैसला पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, उसका उर्दू टिकट। उसमें ये कहा गया है, उर्दू टिकट्स जो आपके लिए बनाए हमने, उसमें ये कहा गया है कि फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ साइमा जंजुआ ने सुनाया। 4 रुकनी जो बेंच है जिसमें 4 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके उसके ऊपर फैसले पर दस्तखत हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक के इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करार दे दिया है। क्यों कलअदम करार दिया ये आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की गई है कि वो 20 रोज़ के अंदर अंदर अपने पार्टी इलेक्शन को यकीनी बनाए और फिर 20 रोज़ के बाद अगले 7 रोज़ में उन इलेक्शन की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाए। उस वक्त तक ये कहा गया है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। 20 रोज में इलेक्शन ना करवाए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा, ये हुक्म में कह दिया गया। अब नाज़रीन, मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि बल्ले का निशान वापस हो गया, ये क्यों कहा, इसकी नाज़रीन एक वजह है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी जो है वो जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है या रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट करवाती है तो वो कॉपी अपनी जमा कराती है इलेक्शन कमीशन के पास अंडर द पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर। पीटीआई ने भी वो जमा कराई हुई है। फिर उसमें जो भी पीटीआई के आइन के तहत जो भी उसमें तरमीम हुई वो सब इलेक्शन कमीशन के पास अपडेटेड है। पीटीआई का इंतखाबी अमल बहुत ही मुश्किल है। वहाँ यूनियन काउंसिल से इलेक्शन शुरू होगा और फिर रफ्ता रफ्ता वो सिटी और फिर डिवीज़न और फिर प्रोविंस और फिर ऊपर सेंटर की सतह पर आएगा। ये तकरीबन को 3 से 4 महीने का प्रोसेस है ये इलेक्शन कराना। और 20 रोज़ में इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है। जो माजी में इलेक्शन कमीशन को जमा कराई थी रिपोर्ट, वो पीटीआई का जो आइन है उसके बरखिलाफ थी, इसीलिए ये कलअदम करार दिया गया। पीटीआई ने अपनी गलती तस्लीम की थी समाअत के दौरान और माफ़ी भी मांगी थी। वरना इलेक्शन अगर पीटीआई ये माफ़ी ना मांगती तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान आज के फैसले में वापस ले सकता था। पीटीआई की जानिब से माफ़ी मांगने पर पीटीआई को ये वक्त दिया गया है कि वो 20 रोज़ के अंदर अंदर अपना इलेक्शन करा ले। अब इलेक्शन कराना एक तो ये प्रोसेस का मामला है, प्रोसेस बहुत तवील है, लेंदी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला भी है। तहरीक इंसाफ के कायद जो हैं वो जेल में हैं, उनके लिए सज़ा तैयार भी है। एक केस में उनको सज़ा हो चुकी है जो लाहौर हाई कोर्ट ने मअतल की हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई सज़ा, लेकिन वो मअतल है। उसके अलावा कई और मुकदमात हैं जिनमें सज़ा होने का इम्कान है। इसलिए पीटीआई का चेयरमैन इस वक्त कौन होगा, ये पीटीआई के अंदर भी एक बड़ा सवाल है। और अगर कोई नया चेयरमैन आएगा तो उसका इलेक्शन प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा पीटीआई को, जो आइन में लिखकर इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। यहाँ भी वो कहते हैं ना, हाथों से लगाई दांतों से खोलना पड़ती है। पीटीआई ने हाथों से लगाई थी, दांतों से खोलना पड़ गई। बहरहाल अब वो चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल ने अभी मफरूरी ख़त्म की है, लेकिन वो जिन केसेस में शायद वो रिक्वायर्ड हैं उनमें चूँकि अभी उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो इसलिए इस हवाले से उन पर सख्ती नहीं हो रही है। लेकिन अगले दिनों में हम ये देखेंगे कि शायद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो, क्योंकि कई मुकदमात में उनका नाम है। असद कैसर गो के रिहा हो चुके हैं, लेकिन असद कैसर जो है वो पीटीआई के यूनिफाइड लीडर नहीं है। इसी तरह जो और लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो साइफर केस में हैं। साइफर केस में होकर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना भी एक ख़तरनाक बात हो सकती है। असद उमर को ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया, बल्कि उनके अपने बकौल सियासत को ही खैरबाद कह दिया। अल्लाह खार सल्ला। परवेज़ इलाही अमीर मोहम्मद खान भट्टी को भर्ती करने के में और करप्शन के केसेस में अंदर हैं, उनकी ज़मानत नहीं हो रही। बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। तो इसलिए पीटीआई के लिए इलेक्शन कराना इस वक्त एक कार-ए-दारद है, यानी कि नामुमकिन सी बात है। ताहम अगर ये इलेक्शन हो जाए तो 20 रोज़ से ज़्यादा में होगा।
और फिर उसके मुताबिक उसको इलेक्शन कमीशन में जमा कराना, ये सब अपनी जगह। लेकिन अहम सवाल ये है कि फिर पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा या चेयरपर्सन कौन होगा। तो नाज़रीन, अब इसीलिए फ़िलहाल अगर पीटीआई इसके खिलाफ जाए, यकीनी तौर पर पीटीआई इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन वो अब इस केस का एक स्टेटस है, तो पीटीआई का चेयरमैन का इलेक्शन ना भी हुआ तो फिर भी मामला लंबा होगा। इसलिए यूँ समझें कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा वो मामला लंबा चलेगा। अगर इस दरमियान में इलेक्शन हो जाते और फिर फैसला आ जाता और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड रखा जाता है, तो फिर वो होगा जो नून लीग के साथ हुआ था 2016-17 में, 18 में माफ़ कीजिएगा, जब सेनेट इलेक्शन होना था कि नवाज शरीफ के नाम से जो टिकट जारी किए गए थे वो वापस हो गए थे और फिर उन सबको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था। और उसमें से कुछ लोग ऐसे आज़ाद हुए कि बस फिर नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल भी हुए। तो ये एक जो है वो बड़ी गुंजलक सी सिचुएशन है पीटीआई के लिए। इसको बाहर से पीटीआई कैसे बाहर आएगी ये देखना होगा, और पीटीआई इलेक्शन कराती भी है या नहीं, इस सवाल का जवाब भी आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन, अब ज़रा चलते हैं सेनेटर वक़ार अहमद खान की जानिब, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। अभी क्या नाम है उनका, अभी मुकाम के हमरा और जावेद अब्बासी के हमरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेनेटर वक़ार खान जो है, उनके वालिद गुलजार खान वो भुट्टो साहब के दोस्तों में थे। बेनज़ीर भुट्टो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती थी। सेनेटर वक़ार खान का एक रिश्ता ऑगस्टा सबमरीन्स में जो कमीशन लेने वाले के इल्ज़ाम में निकाले गए थे, मंसूरुल हक मलिक नेवल चीफ थे। उनकी खबर भी अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी, और फिर उन्हें अमेरिका से लाया गया था और उन्होंने प्ली बार्गेन की थी। वो उनके मामू हैं, गुलजार खान के वो सौतेले मामू हैं। लेकिन गुलजार खान बहुत ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी बेनज़ीर के साथ डटकर खड़े रहे। मार्शल लॉ के बाद, मार्शल लॉ के ज़माने में तो उनका इतना नाम नहीं आया, लेकिन मार्शल लॉ के बाद जब ये जमहूरियत बहाल हो गई तो और फिर बेनज़ीर इक़्तिदार से जब निकलती थी, लाहौर जाती थी, तो हुसैन चौक पर गुलजार खान का घर था। यहाँ इस्लामाबाद में लुकमान हकीम, जहाँ से ब्लू एरिया शुरू होता है, लुकमान हकीम रोड भी एम्बेसी रोड से शुरू होती है और फिर पोली क्लिनिक तक आती है, पोली क्लिनिक से आगे तक आती है, बल्कि G62 तक आती है। तो वहाँ जो है वो उस रोड पर उनका घर है, एक बड़ा शानदार पैलेस है उनका। गुलजार खान भी लेकिन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो का साथ छोड़कर काफ लीग के सेनेटर हो गए थे। उनके बेटे अमार खान और वक़ार अहमद खान दोनों सेनेटर थे, तो तीनों बाप बेटा सेनेट में रहे। लेकिन गुलजार खान की वापसी पीपल्स पार्टी में ना हो सकी। बात सेनेटर वक़ार अहमद खान जो है, उन्होंने पीपल्स पार्टी में अपनी माज़रत की, माफ़ी तलाफ़ी हुई और फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गए और उन्हें पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़ीर बनाया 2008 की हुकूमत में। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। जब पीपल्स पार्टी खत्म हुई, जब इलेक्शन हार गई पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और आज़ाद हैसियत में सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट किया 2015 में। उस वक्त एक और वाक़या रूनुमा हुआ। ज़ीशान खानज़ादा जो है वो, बल्कि खानज़ादा खान, वो सेनेटर के उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी थे। उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर थी क्योंकि वो लोगों के साथ आधा हाथ मिलाया करते थे और पार्टी में उनको नापसंद किया जाता था। लेकिन पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी तवील थी, कुर्बानियाँ भी तवील थी, तो पार्टी ने, क्योंकि वो सूबाई सदर भी थे, तो खैबर पख्तूनख्वा से जब सीट खाली हुई तो उनको टिकट दिया। और वो टिकट देने का मकसद ये था कि भाई उनको बताया जाए कि पार्टी आपके साथ है। बादरा अच्छा, नूर आलम खान का भी टिकट अवार्ड हो चुका था, लेकिन जब खानज़ादा खान ने दरख्वास्त की तो फिर नूर आलम खान से बात करके उनका टिकट रात के 4 बजे वापस हुआ और खानज़ादा खान को दिया गया। आसिफ अली जरदारी के पास कुछ लोग गए और उन्होंने ये बताया था, उनको पूरी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम नूर आलम का टिकट वापस ना लें तो फिर क्या होगा। तो उन्हें ये बताया गया, और इसकी तस्दीक पार्टी के सेक्रेटरी इतलात है फैसल कुंडी, आज उन्होंने की मुझसे बात करते हुए और गैर रस्मी गुफ्तगू में। उन्होंने बताया कि हमने आसिफ अली जरदारी को बताया कि फिर हम दोनों सीटें हार जाएंगे, नूर आलम खान वाली भी और खानज़ादा खान वाली भी, और वक़ार जीत जाएगा। तो आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि कोई ऐरा गारा नथुगारा जीत जाए, लेकिन वक़ार अहमद खान को नहीं जीतना चाहिए। और यूँ नूर आलम खान का टिकट रात 4 बजे वापस हुआ और खानज़ादा खान को टिकट मिला और फिर खानज़ादा खान वो सीट जीत गए। नूर आलम खान उसके बाद नाराज़ हो गए
और नूर आलम खान जो है वो फिर पीटीआई में चले गए। लेकिन उसके साथ एक और वाक़या रूनुमा ये हुआ कि नूर आलम खान खैर उसका कोई 1 साल बाद नाराज़ हुए, लेकिन जब नूर आलम खान नाराज़ हुए तो उसके कुछ अर्से के बाद पार्टी के सेनेटरशिप से खानज़ादा खान मुस्ताफ़ी हो गए और वो खुद भी पीटीआई में चले गए, क्योंकि पीटीआई इक़्तिदार में आ चुकी थी मीनवाइल। और फिर उन्होंने अपने बेटे ज़ीशान खानज़ादा को पीटीआई का सेनेटर बनवा लिया, क्योंकि पीटीआई के पास वोट था उनको जितवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2018 के जो इलेक्शन हुए उसमें। तो यूँ वक़ार खान भी रह गए और नूर आलम खान भी रह गए। लेकिन नूर उसके बाद नूर आलम खान के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ। नूर आलम खान लड़ाई लड़ते रहे पीटीआई में, अभी उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया, लेकिन सेनेटर वक़ार अहमद खान पर बाज़ इल्ज़ामात लगे और नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। उनका जो इस्लामाबाद का घर है लुकमान हकीम रोड का, वो भी कब्जे में ले लिया गया था, वो नैब ने सील कर दिया था वो घर। और वक़ार अहमद खान बैरून मुल्क जा चुके थे। फिर खैर अभी जब ये नवाज शरीफ साहब वापस आए उसके बाद पाबंदियाँ हटी, तो वक़ार अहमद खान जो है वो अभी चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद वापस आए और उनका घर भी अभी चंद रोज़ पहले, जो मेरे ज़राए हैं नैब में, वो ये कहते हैं कि चंद रोज़ पहले डीसील किया गया। और ये इसीलिए वो नून लीग में गए क्योंकि घर डीसील हुआ और उनको वापसी की इजाज़त मिली। और अभी नून लीग कहती है कि खैर हम जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो आगे बात करेंगे या उनके मुखालिफ बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ यही है कि वक़ार अहमद खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो नून लीग में ना जाए, तो वो नून लीग में चले गए और उनका घर भी डीसील हो गया। और अब वो उम्मीद है कि पार्टी के बन्नू से एक इलेक्शन लड़ेंगे अकरम खान दुरानी के मुकाबले में, हो सकता है वो जीत जाए, या अकरम खान दुरानी की जो दूसरी सीट है जिस पर ग़ालिबन मौलाना फजल रहमान लड़ते हैं, वहाँ से लड़ें, या फिर वो हो सकता है डेरा इस्माइल खान से लड़ें, कहीं से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो सेनेटर बन जाएंगे। बहरहाल किसी ना किसी डील पर तो वो आए होंगे ना। तो ये कहानी थी, हमने कहा ये आपको सुना दें। लेकिन अब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में भी एक कहानी है। इलेक्शन कमीशन की कहानी जो है वो इतनी है कि इलेक्शन कमीशन एक खौफ का आलम तारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन में एक कर्फ्यू का समा हो जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है वैसा हो जाता है। जो जहाँ खड़ा उसको वही रोक दिया जाता है, वो आगे नहीं जा सकता, पता नहीं क्या खतरा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में लोग अब बात करते हुए भी डरते हैं, और जब वो बात नहीं करते वो ताकि जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान है उनसे भी अगर बात करने की कोशिश की जाए तो वो भी घबराते हैं। जो उनको सिर्फ ऊपर से कहा जाता है बस वो उतने अल्फाज बयान करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। इसलिए इलेक्शन कमीशन में ये पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का सुल्तान कौन, या इलेक्शन कमीशन का राजा कौन, तो कहा जाता है सुल्तान सिकंदर राजा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।